हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन समझा था, वैसे ही इंटीग्रेशन हमारे फिज़िक्स में। वैसे तो ये मैथ का टॉपिक है, लेकिन हम जितना हमें फ़िज़िक्स में ज़रूरत पड़ेगी हम उतना समझेंगे। और जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, हम समझेंगे कि कैसे। तो पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो आपके पास एक ग्राफ है एक्स और वाई का, और ये एक कर्व। अगर मैंने कहा कि फाइंड करो एरिया, अगर मैंने एरिया फाइंड करने को बोला इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब ये एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे और इसका एरिया फाइंड कर लोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर मैंने बोला कि इस स्लोप का एरिया फाइंड करो, स्लोप का एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे और इसका एरिया फाइंड कर लोगे। लेकिन अब हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी वो समझते हैं। जैसे मान लो हमें एक और ग्राफ दिया हुआ है, एक हमें ऐसा ग्राफ दिया है और हमें बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करो, ये बीच वाला एरिया। अब हमें इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता कि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम इसका एरिया फाइंड कर सकें। अब अगर हम इसको स्ट्रिप्स में तोड़ लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे हमने छोटे छोटे स्ट्रिप बना दिए और छोटे छोटे स्ट्रिप बना के हर एक का एरिया अलग से फाइंड किया। मान लो ये हमारे पास स्ट्रिप है, इसकी हाइट ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो इसकी हाइट हमने मान ली y1, इसकी हाइट y1, और ये एक्स एक्सिस है, तो हमने एक स्ट्रिप की जो विड्थ है उसको मान लिया dx। और हम अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो जब ये रेक्टेंगल, यहाँ से ये रेक्टेंगल बना दिया हमने, अब इस रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। लेकिन जब हमने एरिया फाइंड किया तो इसका एरिया तो पता लग गया हमें, लेकिन ये वाला रह गया। वैसे ही जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसको हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाया और ये भी dx, इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया और ये वाला एरिया ये रह गया हमारे पास। सेम इसमें भी, सेम इसमें भी, सबका एरिया हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हर केस में हमारा क्या रह गया? एक ये वाला पोर्शन रह गया। तो पहले जब हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है? ये लेंथ है इसकी y1 और ये विड्थ, ये हो गया एरिया लेंथ इनटू विड्थ। उसके बाद अगर दूसरी स्ट्रिप देखें, इसकी लेंथ अगर हम y2 मान लें तो ये हो जाएगा y2 लेंथ इनटू विड्थ dx, प्लस इसका भी, इसकी लेंथ y3 मान ली और विड्थ y3 इंटू dx प्लस y4 इंटू dx। ऐसे ही हमारे पास n स्ट्रिप्स हो सकती हैं जिनका हमने एरिया फाइंड करके उसके बाद सबको ऐड कर दिया, तो सबका समेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास y(n) dx आ जाएगा। और n की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 से, n की वैल्यू 0 से लेके n तक। तो ये तो हमारे स्ट्रिप्स का एरिया आ जाएगा, लेकिन हर केस में क्या हो रहा है कि ये वाले पोर्शन हमारे रह जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि स्ट्रिप को इतना पतला मान लिया, इतना पतला माना कि ये अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल ही बन गया। मतलब जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक कर्व है, इस कर्व में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, तो हमने इसको इनफाइनाइट स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया। ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप होगी और एक जो स्ट्रिप की विड्थ होगी, ये छोटी सी स्ट्रिप, वो इतनी पतली होगी कि मतलब अगर हम इसको h माने विड्थ को, तो जो h होगा वो 0 को अप्रोच करेगा। मतलब इतनी पतली होगी कि ऑलमोस्ट ये क्या बन जाएगी? एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अब ये रेक्टेंगल बन गई और इसकी हाइट को हमने मान लिया y और इसकी विड्थ को मान लिया हमने dx। तो हम क्या करेंगे, और हम किसका एरिया फाइंड कर रहे हैं? इस कर्व का। तो इस समेशन को हटा के हमने यहाँ लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन, और हम क्या कर रहे हैं? ऐसी n स्ट्रिप्स, वैसे तो हम y dx लिखते हैं, वैसे y1 dx
ये हो जाएगा y1 dx, y2 dx, y3 dx, y4 dx, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये कहाँ से लेके कहाँ तक थी, a से लेके b तक थी, टोटल इसकी लिमिट a से लेके b तक थी, तो हम यहाँ लिख देंगे a से लेके b तक। a से लेके b तक जितनी भी छोटी 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 स्ट्रिप्स होंगी, अगर हम इसको हर एक स्ट्रिप को लिखते ऐसे, तो ऐसे लिखते हैं y1 dx, y2 dx, y3 dx, y4, ऐसे अप टू इन्फाइनाइट स्ट्रिप्स हो जाती। लेकिन हमने क्या किया, अब हमने a से लेके b तक पूरा लिख दिया, a से लेके b तक, और हमारे पास जो स्ट्रिप्स है y dx, और हम अगर y dx का a से लेके b तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पे होगा, हमें क्या करना है, पहले हमें छोटी क्वांटिटी पता होगी, मतलब ये छोटी स्मॉल स्ट्रिप का एरिया पता होगा, और हम छोटी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरी क्वांटिटी का बड़ी क्वांटिटी का एरिया फाइंड मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने स्मॉल स्ट्रिप का एरिया फाइंड किया, स्मॉल स्ट्रिप का एरिया y dx, और उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे पोर्शन का एरिया। अब यहीं पे अगर हमें ये ग्राफ दिया होता कि हमें पूछा होता कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फाइंड करो, तो हम क्या करते, ये मान लो हमारे पास 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो हमें बोला होता कि 2 से लेके 3 तक का फाइंड करो, तो हम यहाँ पे लिमिट क्या लगा देते थे, 2 से लेके 3 तक, और y इंटू डी एक्स, और y हमें कोई भी वैल्यू दी हो सकती थी। y मान लो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम क्या करते, y की वैल्यू इसमें पुट करते 2 से 3 तक एक्स स्क्वायर 5 इंटू डी एक्स। तो मतलब ये जो ग्राफ, ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 है, इसका ग्राफ ऐसे मान लो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बन गया, और हमें इसका ग्राफ ऐसा बना, और हमें बोला है कि x की वैल्यू जब 2 से लेके 3 तक थी, सिर्फ उसका एरिया फाइंड करो। तो हमने क्या करना, 2 से लेके 3 तक के एरिया, तो ये वाला हमें क्या मिल जाएगा, एरिया। सेम अगर हमें यहाँ 0 से लेके 5 तक बोला होता, तो हम क्या करते, ये यहाँ से पूरा 0 से स्टार्ट करते, वो पूरे 5 तक का, 0 से लेके 5 तक का इंटीग्रेशन करते, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स। इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो हम फाइंड कर देते, तो इससे हमें क्या मिलता है, ये पूरा एरिया मिल जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें जो फिज़िक्स में जिसकी ज़रूरत है, हम सिर्फ उतना करेंगे। हमें सिर्फ पता करना था कि एक्चुअल में ये होता क्या है, और ये जो ए और बी की वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं लिमिट्स। और जब भी लिमिट्स लग जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर लिमिट ना लगी हो तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अब देखते हैं, जो सबसे पहला फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। मतलब हमें y की वैल्यू दी हुई थी एक्स रेज टू पावर n, तो हमने क्या कर दिया, y dx लिखा होता था, तो हम y किसके इक्वल है, x की पावर n dx, तो हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट हमेशा आएगा। अब ये कांस्टेंट क्यों आएगा, ये अभी हम समझेंगे। पहले ये इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे है, ये इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है। तो मान लो ये हमें दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर 5 dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज टू पावर 5 n प्लस 1, n क्या है यहाँ पे 5, तो मतलब एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। एक और देखते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर 10 dx, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया एक्स रेज टू पावर 11 अपॉन 11 प्लस c। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका क्या होगा, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। यहाँ क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये कांस्टेंट क्यों आएगा वो अभी हम देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमें जैसे दी हुई है एक्स रेज टू
पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3/n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। अब इसमें हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी n, जो x की वैल्यू है वो -1 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लो कि हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स रेज टू पावर n dx का फॉर्मूला जो था वो था एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अगर यहाँ पे x n की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे n लिखेंगे, n की वैल्यू अगर -1 के इक्वल हो जाती है, अगर n की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 + 1, ये क्या हो जाएगा 0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसलिए n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx, मान लो यहाँ पे dx है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 × dx। तो 1 × dx मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻0। तो x⁻0 का dx। अब इसको इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, x/1 प्लस सी, मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाएगा, ओनली x प्लस सी। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हमेशा dx ही हो, अगर ऐसा लिखा हो dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस सी। मान लो हमें दिया हुआ है t dt, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे t की पावर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा t 1+1 मीन 2 अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ पे हमें और कोई वैल्यू दी हुई थी वी डी वी, तो वी डी वी फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा v² अपॉन 2 प्लस सी। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा ये पता लग गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम, नेक्स्ट हमें दिया है 1/x का, 1/x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ex प्लस सी। अब यहाँ से आप देखो कि जब हमने डेरिवेटिव किया था किसका, log x का, तो क्या आया था 1/x। जब हमने log x का डेरिवेटिव किया था क्या आया था 1/x। अब हमने 1/x का जब इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया log x। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x, log x का डेरिवेटिव किया 1/x, तो 1x का इंटीग्रेशन किया, 1x का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया log x प्लस सी। तो अगर 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी है तो ये x कहाँ से आ गया। अब ये इसको समझते हैं, ये x कहाँ से आया, सॉरी ये c कहाँ से है। जैसे मान लो हमारे पास y = दिया हुआ है x² + 1। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएट किया dy/dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 2x आ गया। अब हम इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब हम इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे 2x का तो क्या आएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जब हमें ऐसा दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 कांस्टेंट है, ये टर्म बाहर आ जाएगी और इसमें x dx का इंटीग्रेशन होगा। तो x का इंटीग्रेशन ऊपर पावर 1 है, 1 + 1 2/2 प्लस सी। तो ये कैंसिल करके कितना आ गया x² प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ क्या आया इसका आंसर x² प्लस सी। अब ये c क्या है, ये आपको शायद पता लग गया होगा देख के कि ये c किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 को। जब हमने डिफ्रेंशिएट किया 2y को तो हमें क्या मिला 2x। जब हमने 2x को दोबारा से इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला x² प्लस सम कांस्टेंट। इसलिए हमने बोला था कि जो इंटीग्रेशन है इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद हमारे और कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको आपने सीधा याद रखना है, क्योंकि वो जब हम आगे अपनी डेरिवेशंस वगैरह करेंगे तो उसमें काम आएगा।
तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो हमारा है वो है sin x प्लस सी। हमने पहले जब किया था तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या आ रहा था, cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ, जैसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं sin x को तो हमें क्या मिलेगा, cos x। तो अगर हम दोबारा से cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x प्लस सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज माइनस cos x प्लस सी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x dx इज secant x प्लस सी। अब इसमें एक चीज़ हम और समझते हैं, जैसे मान लो हमें इंटीग्रेशन ऑफ x dx बोला था तो हमने क्या फाइंड किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। लेकिन मान लो हमें x की जगह पे ये दिया होता 2x प्लस 5 dx, ऐसा कुछ दिया होता तो हम क्या करते कि इसमें इसकी पावर कितनी है 1, हम इसको अभी x ही मान लेते हैं। तो ये x हमारे लिए क्या है, 2x प्लस 5, इसकी पावर 1 मतलब 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, और नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x 5 का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन 2, इसका 0, तो यहाँ नीचे इसके साथ 2 भी आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2x प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। एक बार और समझते हैं, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 3x प्लस 5 dx, ऐसा दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इसको हम पूरे को x मान लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 2 अपॉन 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन इसके साथ लिख देंगे नीचे, कितना आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 3, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 6 3x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सी। तो ये तो सब वो थी जिसमें लिमिट्स नहीं दी हुई थी, तो इन सब को क्या बोलते थे हम, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स दी होती है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x dx 2 से 5 तक, 2 से 5 तक, तो पहले तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, उसके बाद इसकी लिमिट साथ में लिख देंगे 2 से 5 तक। तो अब इन दोनों लिमिट्स को पहले हम अपर लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से आ गया 25/2 माइनस 4/2, तो ये आ गया 21/2। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमें ये दिया हुआ है 1 से 2 तक और ये एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x 3/3, उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों लिख देंगे और फिर दोनों को पुट करेंगे। अपर लिमिट कितनी है 2, तो 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगा 8/3 माइनस 1/3, तो यहाँ एलसीएम लेंगे नीचे 3 और 8 माइनस 1 7, तो ये आ गया हमारा 7/3। और इसमें हम देखेंगे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें c नहीं आएगा, सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c हमने रखना था। डेफिनेट में हम c कभी नहीं लगाएंगे, जहाँ पे भी हमें लिमिट दी होगी वहाँ पे c नहीं लगाना साथ में।
तो ये इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद जैसे मान लो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब मान लो हमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, हर एक फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन अलग से, 2x का इंटीग्रेशन अलग से एंड 5 का इंटीग्रेशन अलग से। और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है। और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 और 5 बाहर आ जाएगा, तो इसमें 1 dx। तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या था यहाँ पे x, क्योंकि हमने ये अभी समझा था। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या था x, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस सी। यहाँ सी आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट नहीं रखी है। एक फॉर्मूला हमारे पास और है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा, ई एक्स प्लस सी। और अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ हमें दिया होता 2x dx, तो ये यहाँ पे 2x है, अकेला x नहीं है, तो अभी हम इसको x ई एक्स ही मानते हैं। यहाँ पे e की पावर 2x। फिर मैंने क्या कहा था, ये जो ये पूरी टर्म होती है उसका डिफ्रेंशिएशन हमने कहाँ लिख देना है, नीचे। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x का ये तो कैंसिल होकर 1, तो 2 उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास ए एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला है ए पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें 5 की पावर x दी हुई है डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x अपॉन लॉग बेस ई इंटू 5 प्लस सी। आगे हम समझते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला है, यूपी फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो जैसे कि हमें फॉर्मूलाज पहले जो किए हुए थे, अगर हम डेरिवेटिव निकालें कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता था माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन में देखेंगे, इंटीग्रेशन में अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करें, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा साइन एक्स प्लस सी, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे जब हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस साइन एक्स। बस इतना सा फर्क है, इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस। साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस का कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स। अब ये फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब हमने इसमें क्या करना है, एक को यू मान लेना है, या एक को वी, या इसको हम फर्स्ट या सेकंड भी मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड। अब हमने फर्स्ट या सेकंड क्या, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड, उसका भी एक रूल होता है, आइलेट। इसमें जो आई है उसको बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो एल है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो ए है वो है अलजेब्राइक फंक्शन, और जो टी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक, और जो ई है वो एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो आपको पता होगा, जैसे ई की पावर एक्स। इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे हमें देखो, ये तो अलजेब्रा है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें कौन सी चीज़ पहले आ रही है, इसमें अलजेब्राइक पहले आ रही है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है
इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का, ये इंटीग्रेशन था तो इस पूरे का dx। दोबारा से, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सबको ब्रैकेट में रख के पूरे का dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया था, x cos x dx। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन क्यों बोला, क्योंकि हम ब्रैकेट में सारी वैल्यू रख देंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा था हमारा x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू सारे का dx। इस पूरे को सॉल्व करके उसके बाद बाहर dx। तो यहाँ से cos x का इंटीग्रेशन क्या था, cos x का इंटीग्रेशन था sin x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, sin x। अभी हमारा ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, पूरा सॉल्व होगा उसके बाद हमने c लगाना है। तो उसके बाद ये इंटीग्रेशन ऐसे रखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ dx, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो और जो cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या था, sin x। तो ये आ गया sin x dx, और यहाँ से x sin x माइनस, और यहाँ से अब ये क्या बचा, अकेला sin x बचा, 1 तो 1 अगर ना भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 इंटू समथिंग वही वैल्यू आ जाती है। तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हमारा, माइनस cos x। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का cos x dx। अब ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x sin x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से cos x dx, और ये x sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या था, sin x और प्लस c। इसको एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई एक्स डी एक्स। तो इसमें अब फर्स्ट किसको लेंगे, अलजेब्रा, आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में है तो एक्सपोनेंशियल को बाद में। तो यहाँ पे ये सेकंड हो जाएगी और ये फर्स्ट। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और सबका dx। और यहाँ से x ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही आ जाएगा माइनस, और यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से x ई एक्स माइनस इस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेट v1 टू v2 और हमें इंटीग्रेशन करना है 1/v का विद ऑपरेटर हमें dv दिया हुआ है। तो हम जो फॉर्मूला था क्या था, 1/x dx का इंटीग्रेशन करते थे तो जो मिलता था log x प्लस सी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा log v। अब यहाँ पे लिमिट है तो यहाँ c नहीं आएगा, और ये लिमिट क्या आएगी v1 से v2। तो यहाँ आ गया log, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन n। दूसरा फॉर्मूला log m प्लस log m इंटू n, और log m पावर n ये फॉर्मूला होगा, ये n आगे आ जाएगा n log m। तो यहाँ पे log m माइनस log n है तो ये हो जाएगा log v2 अपॉन v1। तो ये हमारा आंसर है। तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक था। वैसे तो इंटीग्रेशन में और भी बहुत से फॉर्मूलाज हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने चैप्टर्स में, वैसे वैसे हम और
डिस्कस करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।